Hello students, myself Vishnu Chatwani. I am a chartered accountant, assistant professor in government college. इन दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के लिए, ठीक है। और उसी सीरीज़ में ये हमारा 6 सैम्पल पेपर है। इस सैम्पल पेपर में भी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो हम करेंगे। और पूरे सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो PDF आपको मिलेगी उसके अंदर जो 5वां क्वेश्चन है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट अराइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग फर्म। आराम से, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या एक मौजूदा फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न नहीं होती। हमें पता है कि जब मान लीजिए कि एक फर्म में A और B पार्टनर हैं और ऐसी फर्म में C आता है तो हम एडजस्टमेंट करते हैं रिजर्व्स के लिए, हम एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल के लिए, हम एडजस्टमेंट करते हैं रिवैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा चेंज इन रेशो चेंज होता है, हम वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। यानी हम रिवैल्यूएशन करते हैं, पुराने जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हैं उनके लिए एडजस्टमेंट करते हैं। बीमा पॉलिसी के लिए लेखांकन उपचार नहीं करते, गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका आंसर C है। एक्चुअली जो इंश्योरेंस पॉलिसी का एडजस्टमेंट है या जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट है वो हम रिटायरमेंट के केस में करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये था कि प्रवेश के समय यानी एडमिशन के समय, तो जनरली एडमिशन के समय पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं होता, पॉलिसी एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय होता है। तो ये थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट इज, ठीक है, इसका आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको 11वां क्वेश्चन मिलेगा PDF के अंदर। वहाँ पे आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,05,000, 10% डिवेंचर 15 लाख, टैक्स 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, भले आप स्क्रीन पॉज कर लो। अब आप सोचो इसमें क्या पूछा है, ROI पूछा है। अब ROI पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में आपको लेना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तब जाके आपका ROI आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट में ये स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है तो आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स चला जाता है तो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी सीक्वेंस ये है कि पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है और फिर टैक्स देना पड़ता है। अब आपने इंटरेस्ट कितना दिया होगा, 15 लाख रुपए का 10%। आपने इस क्वेश्चन में डेफिनेट सी बात है कि 1,50,000 का ब्याज दिया होगा जो कि 15 लाख का 10% निकाला है। टैक्स आपने 10% दिया है, और ये भी हमें पता है कि टैक्स के बाद हमारे प्रॉफिट 4,05,000 हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई अमाउंट था और उस अमाउंट में से अपन ने 10% टैक्स दिया है। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 90% है, ये जो दिख रहा है। तो आप 4,05,000 को 90% से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 4.5 लाख आ जाएगा। यानी आपका प्रॉफिट 4.5 लाख रहा होगा, जिसमें से आपने 45,000 रुपये टैक्स दे दिया, और इंटरेस्ट के बाद आपका प्रॉफिट 4.5 लाख है, तो ओरिजिनली आपका प्रॉफिट 6 लाख रुपए रहा होगा। तो हमें हमारा मनचाहा फिगर मिल गया कि 6 लाख रुपया हमने कमाया है, और हमारा जो कैपिटल व्यवसाय में लगा हुआ है वो 30 लाख है। यानी हमारा बिजनेस 30 लाख रुपए की कैपिटल से 6 लाख रुपए कमा रहा है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 20%। आपका बिजनेस 20% ROI प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बिजनेस की दुनिया में अच्छा माना जाता है। 20% ROI तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ROI होता है, और इसी का एक और नाम है ROCE, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे कैसे बनता है, आपका जो शेयर होल्डर फंड होता है और जो लॉन्ग टर्म डेट होता है उन दोनों को मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन था, ठीक है सर। एक बार और सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं अगली शीट पे दिखा देता हूँ आपको। ओरिजिनली इस क्वेश्चन में आपको 4,05,000 प्रॉफिट दे रखा था, ये वाला प्रॉफिट आपको दे रखा था, लेकिन ये फिगर जो था ये फिगर टैक्स के बाद है। दैट मीन्स ये 90% को रिप्रेजेंट करता है। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट 100%, इट रिप्रेजेंट्स ओनली 90%। अगर ये 90 है तो 100 कितना, ऐसा आप लॉजिक लगाएंगे तो आप 4.5 लाख पे पहुंच जाओगे। और
इंटरेस्ट के बाद अगर 4.5 लाख है तो इंटरेस्ट से पहले मतलब ओरिजिनली बिजनेस ने क्या कमाया, तो ओरिजिनली बिजनेस ने जो कमाया है वो 6 लाख रुपया है 30 लाख रुपए पे, तो 20% आपका आ गया ROI, विनियोग पे प्रत्यय। शीट के अंदर 16वां क्वेश्चन आपको दिखेगा, ABC लिमिटेड हैज़ मशीनरी written down value of which on 1st April 18 was 8,60,000 and on 31st March 2019 was 9,50,000. Depreciation for the year was 40,000. In the beginning of the year, a part of machine was sold for 25,000 which had a written down value of 20,000. Calculate the cash flow from investing activity. आपने पूरा क्वेश्चन देखा, सुना, और आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की गणना करनी है, निवेश गतिविधि या विनियोग गतिविधि की गणना करनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक आपका जो ओरिजिनल अकाउंटिंग तरीका होता है वो तरीका है और एक देसी तरीका होता है। पहले मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ। इनका कहना है कि जब साल शुरू हुआ यानी 1 अप्रैल 2018 को, उस दिन इनका कहना था कि हमारे पास 8,60,000 की मशीन थी, ठीक है। इन्होंने खुद ने माना कि 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो इनकी वैल्यू 8,20,000 रह गई होगी। इसके अलावा ये खुद मानते हैं कि इन्होंने कुछ पार्ट को बेचा है, ठीक है, इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया है, इसके अलावा कुछ पार्ट को बेचा है, तो फिर इनके पास 8 लाख रुपए की मशीन होनी चाहिए थी। लेकिन इनके पास जो मशीन है उसका जो बुक वैल्यू है वो 9.5 लाख है। एज यू कैन सी, इनके पास अगर डेप्रिसिएशन और सेल को कंसीडर करें तो 8 लाख रुपए की मशीन होनी चाहिए, जबकि इनके पास 9.5 लाख की मशीन है। इसका मतलब है कि इन्होंने 1.5 लाख की 1,50,000 की मशीन को इन्होंने परचेज़ किया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि ये जो 20,000 की मशीन है इसको उन्होंने 25,000 रुपये में बेचा है, तो 25,000 रुपये इनके पास आया है और 1,50,000 इनके पास गया है। परचेज़ के अंदर कैश जाता है और सेल की वजह से कैश आता है। अगर आप इस प्लस माइनस को समझें तो जो निकल के आता है वो 1,25,000 रुपये नेगेटिव निकल के आता है। इनका क्वेश्चन में यही था कहना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फ्लो कितना हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनका 1,25,000 का आउटफ्लो हुआ है। ऑप्शन में इनफ्लो भी दे रखा है, लेकिन जो बी है वो आउटफ्लो सजेस्ट करता है और बी इसमें आउटफ्लो ही हुआ है, तो ठीक है आंसर। ऑल्टरनेटिवली आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री करो, ठीक है। इसके अलावा जो सेल होती है आप सेल की एंट्री करो, जो प्रॉफिट होता है आप उस प्रॉफिट की एंट्री करो, और ये सब एंट्री करके आप एक मशीन अकाउंट बनाओ। उस मशीन अकाउंट से भी आपके सामने परचेज़ की फिगर आ जाएगी, परचेज़ में पैसा जाएगा, सेल्स में पैसा आएगा, और इस आने जाने को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसने पूछा जो है, हो सकता है पूछ लेता कि बताओ वर्ष के दौरान कितनी मशीन खरीदी गई, तो आप 1,50,000 आंसर देते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये पूछा कि निवेश गतिविधि में कितना आएगा, तो वहाँ पे प्लस माइनस होके 1,25,000 माइनस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि 18वें नंबर पे मिलेगा, यदि पहली 50 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या चुनी जाती है तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि चुनी गई संख्या 3 या 4 की गुणज है। इफ़ अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब आप देखो, आपके पास 1 2 3 ऐसे करते हुए 50 तक नंबर दे रखे हैं। स्टार्टिंग नंबर 1 है और 50 तक की संख्याएं दे रखी है। अब उसमें से आपने क्या किया, रैंडमली कोई संख्या चुनी। मान लो एक चिट है, 1 से लेकर 50 तक की चिट बना रखी है, आपने रैंडमली चिट को सिलेक्ट किया। अब आप क्या जानना चाहते हो, आप इस बात की संभावना जानना चाहते हो कि आपका पास जो नंबर आया है वो या तो 3 का गुणक हो या 4 का गुणक हो। यानी वो जो चिट है अगर उसमें 3 का गुणक आया तो भी आपको चलेगा, या अगर आपके पास 4 का गुणक आया तो भी वो आपको चलेगा। तो 3 के गुणक कौन से होते हैं, लाइक 3, 6, 9, 12 ऐसे करके आप चलते जाएंगे तो 48 तक गुणक आएंगे और कुल गुणक की संख्या 16 आएगी। यानी 1 से लेकर 50 तक में से 16 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 3 से डिविजिबल होती हैं। और अगर आप 4 के गुणक की बात करें तो 4, 8, 12, 16 और इसी तरह से चलते जाओगे तो 48 वो लास्ट गुणक होगा जो 4 से विभाज्य है, और इस तरह से 12 संख्याएं आएंगी। अब बच्चा ये करेगा कि 16 संख्याएं ये और 12 संख्याएं ये जोड़ देगा और आंसर दे देगा। आपको ऐसा नहीं करना, इसमें से आपको वो संख्याएं माइनस करनी पड़ेगी जो 3 व 4 दोनों से विभाज्य है। आपको वो संख्याएं माइनस करनी पड़ेगी जो 3 व 4
दोनों से डिविजिबल हैं। यानी जैसे मैं कुछ संख्याएं आपको बताऊं, एक तो संख्या 12, एक संख्या 24, एक संख्या 36 और एक संख्या 48। ये चार संख्याएं ऐसी हैं, जो 3 से भी भाज्य हैं और 4 से भी भाज्य हैं। तो आपको इन कॉमन संख्याओं को लेस करना पड़ेगा, आपको 4 संख्याएं हटानी पड़ेगी। तो 16 और 12 28, 28 में से 4 गया 24, 24 बटावा 50, क्योंकि कुल संख्याएं 50 है, 24 बटा 50 इसका आंसर है। इसको आप छोटा करेंगे तो 12 बटा 25 तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर डी आएगा, 12 बटा 25। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कि ऐसी संख्या बताइए जो 3 व 4 दोनों की गुणक हो, अगर 3 व 4 दोनों की गुणक पूछता तो आपके पास केवल 4 संख्याएं थी, केवल ये 4 संख्याएं, उस केस में आपका आंसर 4 बटा 50 होता। लेकिन आपसे अभी पूछा है कि संख्या या तो 3 की गुणक होनी चाहिए या 4 की गुणक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमको 3 की गुणक भी मंजूर है और हमें 4 की गुणक भी मंजूर है, लेकिन ऐसा करते समय आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी आपको ए और बी की अगर कहीं पे कॉमन आ रहा है तो आपको उस कॉमन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 16 और 12 के बाद आपको 4 का एडजस्टमेंट ध्यान से करना है और 24 संख्याएं आएंगी। उसका मतलब कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 50 संख्याओं में से, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं में से एक ऐसी संख्या जो 3 या 4 से भाज्य होगी, उसके आने की संभावना 12 बटा 25 है। ये 24 बटा 50 भी ऑप्शन हो सकता था, पर 24 बटा 50 को सरल करें तो 12 बटा 25 ऑप्शन गिवन है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी, ऑब्वियसली बात है इनका मिलान करना है, इनको ऊपर लिखना चाहिए था, मिलान कीजिए। अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, मशीन परचेज बट परचेज अकाउंट डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट, इफेक्ट ऑन 2 और मोर अकाउंट्स। ठीक है, तो सामने जो ऑप्शन है वो है टेम्परेरी अकाउंट, डबल साइड एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अर्थमेटिक एरर। कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने हमेशा कहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों मिलाने आते हो। अगर आपको ये भी पता है कि सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो 3 का मिलान हुआ ए से, आप नीचे ऑप्शन देखिए, 3 का मिलान हुआ ए से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसी के साथ फर्स्ट और सेकंड की गुंजाइश खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो सी आएगा या डी आएगा, क्योंकि एक चीज़ में मैं बहुत श्योर हूँ कि सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो टेम्परेरी एरर होता है। इसी तरह मशीन परचेज करी, लेकिन मशीन को परचेज करने पे आपने परचेज खाता डीआर कर दिया, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपने मशीन खरीदी और उसको आपने माल समझ लिया, इसका मतलब आपको सिद्धांत अच्छे से नहीं आते, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो सेकंड जाके मिलान होगा सी से, तो सेकंड जाके मिलान होगा सी से, और अब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आने वाला है, क्योंकि 3 ए से और सेकंड सी से आ गया। यानी मुझे 2 और नहीं भी आते तो भी 2 के बेसिस पे ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बाय द वे, अगर परचेज बुक की जोड़ आपने कम लगाई है तो इसको हिसाब की अशुद्धि या आप अंक गणितीय अशुद्धि कह सकते हैं। अगर आपने परचेज बुक की जोड़ ढंग से नहीं लगाई है, अंडर कास्टिंग की है या ओवर कास्टिंग की है, तो एक तरह से कैलकुलेशन एरर है, अर्थमेटिकल मिस्टेक है, अर्थमेटिकल एरर है। और ऐसी गलतियां जिनका 2 या 2 से ज़्यादा खातों पे प्रभाव होता है, उनको हम डबल साइडेड एरर कहते हैं। तो चौथे का मिलान जाके हो जाएगा बी के साथ, तो चौथे का मिलान बी के साथ हो गया था। इसके अलावा फर्स्ट का मिलान डी के साथ हो गया था। इस क्वेश्चन का आंसर सी रहने वाला है, और बड़े आराम से सी आंसर है। तो सर, जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर, सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं, वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं, यथासंभव उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं,
और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेके टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली अच्छा 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो पे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल हैं। और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31, सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। मूलभूत लेखांकन मान्यताओं के सही युग्म का चुनाव कीजिए। देखिए, कुछ लेखांकन मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन्हें लेखापाल को फॉलो करना ही होता है। कुछ चीज़ें या कहें कॉन्सेप्ट कह लीजिए, परंपराएं हैं, वो उसका पालन उसे करना ही पड़ेगा। वो कौन कौन सी हैं? वो है GCA। ये मैंने इसका सिंपली एक्रोनिम बना रखा है, GCA। इसमें G फॉर है गोइंग कंसर्न, C फॉर है कंसिस्टेंसी, और A फॉर है अक्रूवल। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मूलभूत लेखांकन मान्यताएं होती है। इसका वैसे ट्रूली मतलब ये होता है कि जिसने भी लेखे तैयार किए हैं और जो अकाउंट्स का यूज़र है, यूज़र ये मान के चलता है कि इन 3 बातों का तो ध्यान रखा ही होगा। बाकी लेखापाल ने कोई भी बात ध्यान रखी या नहीं रखी, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन इन 3 चीज़ों का, जिसमें यानी गोइंग कंसर्न, मैं आपको ऑप्शन बता दूं पहले। गोइंग कंसर्न देख लीजिए कहाँ आ रहा है, अक्रूवल, सेपरेट एंटिटी, कंसेप्ट, यही वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका अक्रूवल आ गया इसके अंदर, सेपरेट एंटिटी नहीं, ये नहीं है। अक्रूवल आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, गोइंग कंसर्न आ गया, ये वाला सही है, ठीक है। ओके, गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि व्यापार चलता रहेगा, निकट भविष्य में इसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है, और अगर बंद करने का इरादा है तो लेखापाल को ये बताना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी में ये मान के चला जाता है कि पिछले साल जो हमने पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड फॉलो किए थे, इस साल भी हमने उन्हीं पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, अगर नहीं किया है तो उसे बताना पड़ेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है ये माना जाता है, और अगर नहीं किया है तो बताना पड़ता है। तो इसका आंसर B रहेगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, बट बहुत सारे नाम हैं, मिलते जुलते नाम हैं, ठीक है। इसको हिंदी में ऑप्शन अगर ये देता तो अक्रूवल के लिए आपको उपार्जन अवधारणा देगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए संगति की अवधारणा देगा, ठीक है, और गोइंग कंसर्न के लिए चालू व्यवसाय अवधारणा देगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यदि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन 2 है तो n का मान है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है मानक विचलन का, और वो भी प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का 1/12 n² - 1 अंडर द रूट। ये फॉर्मूला है किसका? प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का, कितनी भी संख्याओं का स्टैंडर्ड डिवीजन आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मज़ेदार बात यह है कि स्टैंडर्ड डिवीजन 2 दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आपको दे रखा है, और तो अब यहाँ पे 1/12 n इन लोगों ने गायब कर रखा है -1। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी। जैसे इसका स्क्वायरिंग का मतलब समझो, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और ये भी इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 2 के ऊपर स्क्वायर आते ही तो 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर आते ही रूट फ्री हो जाएगा। तो 1/12 n² - 1, इस तरह से बात बनेगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 12 × 4 बराबर हो जाता है 48, और n² - 1 आएगा। फिर आप 1 को इधर लेके आ जाओ, साइड चेंज करके, तो 49 हो जाएगा। और n² का मान अगर 49 है, n² का मान अगर 49 है तो 49 का रूट वैल्यू कितना होगा? 49 का रूट वैल्यू 7 होगा, यानी 7। अब क्वेश्चन अगर बताऊँ ओरिजिनली क्या था,
1 से लेके 7 तक की संख्याओं का स्टैंडर्ड डिविएशन था 2। आई रिपीट, 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होता है। अभी मैथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए तो इसका आंसर 7 राइट। 45th क्वेश्चन पूछता है, इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट द कोलेटरल अग्रीमेंट्स आर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एनी ऑफ दीज। अवैध समझौतों के मामलों में समपार्श्विक समझौतों का क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो आप ये समझिए कि मैं इसमें केवल अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जैसे कॉमर्स का जो स्कूल लेक्चरर का पेपर होता है उसमें लॉ भी है, बिजनेस भी है, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक, ऑडिट, अकाउंटेंसी तो होती ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह बहुत सारा कुछ है। तो उसमें से मैंने ऐसे ही रैंडमली 8-10 क्वेश्चन ले रखे हैं। पूरे डिटेल्ड 150 क्वेश्चन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। और तरह तरह के क्वेश्चंस करने से ये होता है कि हम एग्ज़ाम रेडी हैं या नहीं वो हमें पता लगता है। ठीक है, अब ये लॉ का क्वेश्चन है। अब आप यूँ समझिए कि सपोज़ कीजिए, कहानी कर लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। कहानी है, ए और बी के बीच में अग्रीमेंट होता है जहाँ ए कहता है कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा अगर तू सी का मर्डर कर दे। ठीक है, कहानी है, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है और हो सकता है कि 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये जो अग्रीमेंट है ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि ये आईपीसी के द्वारा वर्जित कार्य है। आप किसी का मर्डर करने के लिए सुपारी दे रहे हो, इस तरह की कर रहे हो काम, तो ये आप एक तरह से इलीगल अग्रीमेंट कर रहे हो। तो ये तो हो गया मेन अग्रीमेंट। अब बात ये है कि ए ने इस पैसे को देने के लिए, जो ये बी को देने वाला है, उसको देने के लिए सी से उधार लिया। सपोज करो इसने सी से 1.5 लाख रुपए उधार लिया। ठीक है, तो ये इस अग्रीमेंट के साथ साथ हो रहा एक अग्रीमेंट है जिसे समपार्श्विक समझौता कहेंगे, जिसे कोलेटरल अग्रीमेंट कहेंगे। अगर ये वाला अग्रीमेंट इलीगल है तो इसका जो कोलेटरल अग्रीमेंट होगा वो भी इलीगल ही होगा। ठीक है, वो भी इलीगल ही होगा और उसे भी वॉइड माना जाएगा। तो मेन अग्रीमेंट अगर इलीगल है तो समपार्श्विक समझौते भी वॉइड होंगे, इलीगल होंगे। ठीक है, चलिए पहले वो इलीगल होगा और इलीगल होने के नाते वो वॉइड हो जाएगा, जिसे हिंदी में व्यर्थ या शून्य कहेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन सही नहीं है? तो आपको, अगर मैं आपको एक टेबल बनाऊं, देखिए जी, जब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट की स्टडी करते हैं ना, तो ये टेबल सबसे पहले बनाया जाता है। उसमें सबसे पहले सेल लिखा जाता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, वो लेस होती है, और कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस होती है तो प्रॉफिट आता है। यानी आप यूँ समझो कि कंट्रीब्यूशन चूंकि बीच में है तो इस पे पहुँचने के 2 तरीके हुए। पहला तरीका हुआ कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, ये सही तरीका है। या यूँ कहें कि सेल में से मार्जिनल कॉस्ट हटा दो, तो ये तरीका भी सही है। ठीक है, या कंट्रीब्यूशन पे पहुंचने का एक तरीका हो सकता है यूँ कि जैसे सपोज करो, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, कंट्रीब्यूशन 70 है, फिक्स कॉस्ट आपका 50 रुपये है और प्रॉफिट आपका 20 रुपये है। तो यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका हुआ कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। किसको? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें तो ये भी सही है। तो इसमें से ए, बी और डी सही है, लेकिन सी इसका सही तरीका नहीं है, तो इसका आंसर सी आने लगेगा। ठीक है सर, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 75वां, जिसमें बोलता है, इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस शीट शोज। मान लीजिए कि किसी फर्म का विघटन हो रहा है और शनय शनय नकद वितरण हो रहा है। शनय शनय या ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फर्म के बाद धीरे धीरे पैसा आता है और फर्म धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसमें एक प्रॉब्लम आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज करो एक्स की कैपिटल 2000 है, वाई की कैपिटल 3000 है, क्रेडिटर 5000 के हैं और एक्स जो कि पार्टनर है उसका लोन 5000 है। ठीक है, ये सब कहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे? ये सब बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे होंगे। अब मान लीजिए कि फर्म के पास मात्र अभी 8000 है। मान लीजिए उन्होंने एक फर्नीचर बेचा और 8000 आए, तो सब लोग बोलेंगे पहले हमें दो। ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर बोलेगा पहले मुझे दो, एक्स बोलेगा पहले मेरा क्लियर करो। तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस सही होता है। अच्छा, आप ज़्यादा वैसे भी नहीं कर सकते कि अच्छा 8000 रुपये है और ये 4 लोग हैं तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बराबर बराबर। नहीं, इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले बाह्य दायित्वों को चुकता किया जाएगा, सबसे पहले बाहर के लोगों को निपटाया जाएगा। तो इस 8000 में से सबसे पहले मैं कहूँगा क्रेडिटर को 5000 दिए जाएंगे।
उसके बाद जहाँ तक पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन की बात है, तो पहले भुगतान पार्टनर्स लोन का किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में से जो 8,000 अवेलेबल है, आपको इन दोनों को 4-4 देने की भी ज़रूरत नहीं है। 5,000 आप क्रेडिटर्स को देंगे और 3,000 रुपये आप एक्स के लोन का चुकाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, जहाँ पहले क्रेडिटर का चुकता होगा पेमेंट और फिर मिस्टर एक्स के लोन के 3,000 रुपये चुकाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा। होप वीडियो आपके हमेशा की तरह यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। हमारा एक कॉमर्स पॉइंट ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट दोनों ही कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।